ओ भाई, सबसे ज़्यादा डरावना चैप्टर जो बच्चे हमेशा बोलते हैं फिज़िक्स के अंदर, क्लास 11th फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन सबसे ज़्यादा डर होता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी स्कूल, एनीवन कोई भी पढ़ता है, उसको सबसे ज़्यादा डर इसी चैप्टर से लगता है, रोटेशनल मोशन। इसीलिए आप सबके प्यारे अशद सर लेकर आए हैं ये चैप्टर, है ना। बच्चों का डर दूर करना है मेरा पूरा एम और पूरा मेहनत, पूरा मकसद यही है कि जो डर बना हुआ है उस डर को दूर करना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये डर है क्यों, ये डर क्यों है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, तब जाके आपकी पूरी बात क्लियर होगी कि आखिरकार इस बात में, यानी इस चैप्टर के अंदर क्यों डर। क्या ये चैप्टर आसमान से कोई उतर गया है, या इस चैप्टर में जो है आसमान के परे की बातें हो रही हैं, मौत के बाद की बातें हो रही हैं, मौत से पहले की बातें हो रही हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, डर क्यों है? तो हमने फिर से बोला कि ये चैप्टर, फिर आपसे बोल रहा हूँ, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उतना करिएगा, जो बहुत ध्यान से 5 मिनट पहले सुन लीजिए पूरी बातें, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हमने कहा ये चैप्टर टफ नहीं है, तो सर क्या है फिर? तो मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई मुझ पर बिलीव करिए कि चैप्टर टफ नहीं है, हाँ चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर में 4 अलग अलग सेक्शन है, 4 पार्ट में डिवाइड है, चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। तो फिर सर इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर डर क्यों है? क्या वो बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ नहीं है। बस इसमें क्या यूज़ होता है, ओल्ड टॉपिक, जितने पुराने टॉपिक हैं अभी तक आपने पढ़े हैं, पुराने टॉपिक का थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहता है। बेसिक मैथ का यूज़ होता रहता है, वेक्टर का यूज़ होता रहता है ना। एनएल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, सेंटर ऑफ मास का, सर्कुलर का, इन सब का यूज़ होता है। अब बताओ, जिनके पुराने टॉपिक पहले से पाप किए हुए हैं उनको तो डर लगेगा, और यही प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है पढ़ाने वाले फिर बेसिक्स से ना पढ़ाते हों, तो ये है। तो भाई साहब, अब ये है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरी नोट्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन खुद करवाऊँगा, क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन, कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन, कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्लियर होगा। अब सोच लो, इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, दूसरी बात ये होगी कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। हाँ सर, चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको हर चैप्टर के बाद, चूंकि ये हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लाइव तो दिख नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही कोई चीज़ समझाने वाली होगी, जो एज्यूम करने वाली होगी, तो मैं फ़ौरन बता दूंगा। आपको तुरंत शॉर्ट वीडियो में जाना है, जानते हो ना, शॉर्ट्स में, शॉर्ट में जाओगे आपको शॉर्ट में वीडियो मिल जाएगा, और जो नोट्स है वो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, अब आपको समझ में आएगा, पहला लेक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा हम कितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसको शेयर करिएगा दोस्तों तक, ताकि ये डर दूर करना है ना, घबराना नहीं है, और कमेंट करना है कि हाँ डर दूर करना है या डर दूर हो गया। चलिए, सबसे पहली बात शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का मैंने पहला ग्राफ लिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर हम अभी बात करते हैं। पूरा मैंने बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ट्रांसलेशनल या स्लाइडिंग मोशन। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, स्लाइडिंग मोशन होता है ना, जैसे ये है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि ये एक, हम चल रहे होते हैं, कोई चीज़, कार चल रही होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एट एनी पॉइंट, चाहे आप पॉइंट पी लेते हैं, चाहे आप पॉइंट P2 लेते हैं, कोई भी, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि P1 की अलग वेलोसिटी हो जाएगी, P2 की अलग वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सारे ऑल द पार्टिकल, तो ये मोशन की ऐसी बातें हो रही हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में लिया हूँ, जानबूझ कर लिया हूँ। ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट एनी, देखो लिखा हुआ है विदाउट एनी साइड वाइज मूवमेंट, यानी वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रहा है, चल नहीं रहा है, उठा पटक नहीं हो रही है। तो हम ब्लॉक को क्या मानेंगे, एक रिजिड बॉडी मानेंगे। और इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान देना है रिजिड बॉडी का, है ना, जो एक बड़ी बॉडी होगी, रिजिड बॉडी, ठीक। इट्स मोशन डाउन द प्लेन इन सच दैट ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर मूविंग टुगेदर, सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इनकी सेम वेलोसिटी होगी। देखो चैप्टर यूज होगा कि नहीं, सेम वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ गई? तो इसे बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझ में आ गई? अगली बात करते हैं यहाँ रोलिंग मोशन। ये देखो सॉलिड ब्लॉक दिया हुआ है, रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब क्या होता है, ये आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है। अब यहाँ है ना, चलो, तो ये आपको मेटेलिक वगैरह दिया हुआ है, बट फिगर ये 6.2 में दिया। ऑल पार्टिकल, देखो
ऑल पार्टिकल आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ ज़मीन पे होगा ऐसा लगता है ये रुका हुआ होगा, इसकी चार वाले की अलग, P1 की अलग, P2 की अलग वेलोसिटी होती है, V बराबर ओमेगा आर, अभी हम बता रहे हैं। तो रोलिंग मोशन ऑफ अ सिलेंडर ये हो रहा है। इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ द P पॉइंट P3 इज 0। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देना है। पहला तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें जो मोशन है वो रिलीनियर होता है, सीधा होता है, या कर हल्का सा कर वगैरह कर भी लीनियर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो रोटेशनल मोशन होता है वो सर्कुलर होता है, अर्थ रोटेट कर रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल फैन का लेना, फैन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल फैन का लेना। अपने ऊपर जहाँ भी कमरे में बैठे हो देखो फैन चल रहा है, इसमें कोई एक्सिस नहीं होती है, यहाँ एक्सिस प्रेजेंट होती है, या तो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होगी इनसाइड, या बॉडी के आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकती है। वेलोसिटी सेम होती है सभी पॉइंट्स के लिए, जबकि यहाँ पे डिफरेंट होती है। अभी बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल कार, ट्रेन वगैरह की, हम समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ से असली कहानी, असली चैप्टर अब यहाँ से शुरू होता है। बात को समझिएगा। फैन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, फैन का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो फ़ैन का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले तो जब हम फ़ैन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने बात किया फ़ैन, और चूंकि हम फ़ैन को बॉडी लेते हैं, बड़ी बॉडी है, तो हमने कहा कि ये एक रिजिड बॉडी है। तो याद करिए एकदम बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। तो जब भी हम फ़ैन की बात करते हैं, रिजिड बॉडी की बात करते हैं, एक मिनट, चलिए, तो जब हम फैन की बात करते हैं, हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो कहते ये हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन करती है। ये बात को समझिएगा, चैप्टर यहीं से शुरुआत हो रही है। जो रिजिड बॉडी है, आपने इस रोटेशन में, सॉरी सर्कुलर मोशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो भी रिजिड बॉडी है वो कौन सा मोशन करती है? वो रोटेशनल मोशन करती है। क्या करती है? रोटेशनल मोशन करती है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात, अब फैन है तो फैन के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल तो हजारों लाखों पार्टिकल हैं। तो जो फैन के पार्टिकल हैं, इसीलिए आप देखो सर्कुलर मोशन में आपने पार्टिकल की बात की थी। तो जो फैन के पार्टिकल हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं सर? वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। अब कहानी समझ में आ गई। फैन के पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ये पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन करते हैं। तो जब हम रिजिड, फिर से बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट को दो दो तीन तीन बार बोलूंगा, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन, तो ये चूंकि, अच्छा क्यों ऐसा होता है कि पार्टिकल जो होता है वो पॉइंट मास होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम पॉइंट मास की बात करेंगे तो पॉइंट मास को बोलेंगे सर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जब पूरी बॉडी की बात करेंगे, पूरी बॉडी की, तब हम कहेंगे ये रोटेट कर रही है ना, कि अनंत पार्टिकल हैं, हजारों हजारों करोड़ों पार्टिकल हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, ठीक। पहली चीज़, अब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, फैन की अपनी एक एक्सिस होती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक्सिस अंदर से जाए या बाहर से जाए, हाँ, बात समझ में आई। तो ये तो बात तय है, फिक्स है, इस बात को पहले समझिएगा। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? लाइन या फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। जैसे ये आप देखिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आज से क्या बोलूँगा, ये AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए, ये एरो बनाया हुआ है नाचने का, तो ये भी इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना, पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम इस बात को समझते हैं। देखिए, जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे। जब रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो हम इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाएंगे। अब सबसे मेन बात समझने की ये है, देखिए ये मैंने बना दिया आपके सामने एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बना दिया मैंने? ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे घूम रहा है। ये कौन सा भाई? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी के बाहर है। सबसे पहले बात मैंने लिखा कि यार ये जो आपका AOR है, हमारी बॉडी, तो ये आपको रिजिड बॉडी इधर दिख रही है, ये बॉडी के बाहर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक बात क्लियर करता हूँ, है ना। बॉडी के, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास के वहाँ पढ़ा होगा कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ज़रूरी नहीं बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब यहाँ पे मैंने पार्टिकल रखा, तो यहाँ पे देखिए ये M मान लीजिए, मैंने कहा ये M1 पार्टिकल है, ठीक। अब ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट, ये देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। बिल्कुल सर, मैंने एक M2 पार्टिकल एकदम यहाँ पास में मान लिया, इस बॉडी के अंदर ही है, देखो मास है तो बॉडी के अंदर, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। और मैंने एक मान लिया यहाँ पे M3, यहाँ पे मान लिया,
और ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से है ना, सर्कल छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये बात तो तय है। अब बात को समझिएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है कि सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। देखो M1 अलग सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अब क्या बोलोगे भाई साहब, M1 की रेडियस अलग होगी, M2 की अलग रेडियस होगी, है ना, सबकी क्या है, अलग अलग रेडियस पे ये मूव कर रहे हैं। तो मैंने इसको लिया, मैंने इसको लिया, और साथ में मैंने इसको लिया। बात समझ में? पहली चीज ये क्या है, अलग अलग रेडियस पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अलग, ताकि एकदम पूरी बात क्लियर हो, अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सबकी अलग है, तो अलग अलग रेडियस, सबका सर्कल अलग अलग है, तो अलग अलग रेडियस पे ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ सर, एक्सिस बॉडी के बाहर भी हो सकती है, तो क्या सर एक्सिस बॉडी के अंदर भी हो सकती है? बिल्कुल, एक्सिस बॉडी के अंदर से भी जा सकती है। देख लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो एक्सिस बॉडी के अंदर से, देखो इस बार एक्सिस बॉडी के अंदर से पास हो रही है। बात समझ में आई? अब मैंने इसको रोटेट किया, अब मैंने इसको रोटेट किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं ये ध्यान समझिएगा, ओमेगा, इसे पता है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो आपको, मुझे लगता है कि भाई सर्कुलर मोशन में आपने अच्छे से पढ़ा है ना। अब ये एक्सिस बॉडी के अंदर है, अब ये एक्सिस क्या है, बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार है वो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर। चलिए इस पे भी 3 मास बना देते हैं। तो मैंने एक बनाया कि भाई साहब ये है मास नंबर 1, एक एकदम थोड़ा सा दूर बना दिया, या एकदम से ही पास में बना दिया, इसको मैंने कह दिया मास नंबर 2, और एक एकदम दूर बना दिया, इसको मैंने मान लिया मास नंबर 3। तो अब मैंने इसका यार ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पिद्दू सा है तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये थोड़ा दूरी पे है तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अच्छा ये भी अलग अलग रेडियस पे है, बिल्कुल सर ये भी अलग अलग रेडियस पे है। देखो इसकी अलग रेडियस, ये भी, तो ये पूरी बातें ये सब अलग अलग रेडियस पे बात कर रहे हैं। अब हमें क्या सीखना है सर, हमें ये सीखना है भाई साहब कि ये जो ओमेगा है सभी का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये सबका क्या रहेगा, सेम। बात को समझिए, ये सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर हाउ, आप कैसे कह सकते हैं सबका सेम है? अरे भाई साहब सेम एक्स पॉइंट से, देखो मैंने कहा इस बॉडी को आप ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं, तो चाहे M1 हो, चाहे M2 हो, चाहे M3 हो, सब बॉडी के अंदर है तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। और अच्छे से समझते हैं इस बात को, अभी और बात समझ में आ जाएगी। इसको स्टार लगाइएगा, 5 स्टार लगाइएगा, 3 स्टार लगाइएगा, जो भी बातें हैं पहले समझिए। ये मैंने आपके सामने लिया हुआ है ब्लेड, यहाँ पे पार्टिकल मैंने रख दिया पहले, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3। ये फैन है, क्या है, पंखे की पंखुड़ी है। तो मैंने कहा ये पंखुड़ी है पंखे की, है ना, तो ये फैन ब्लेड है, ये फैन ब्लेड, ये फैन ब्लेड है। मैंने 3 पार्टिकल लिए हैं, फैन ब्लेड पर कितने पार्टिकल ले लिए हैं, मैंने 3 पार्टिकल लिए हैं। ठीक, ये ब्लेड की इनिशियल पोजीशन है सर, ये ब्लेड की इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अब ब्लेड जो है घूम गया है तो ये इसकी क्या हो चुकी है, फाइनल पोजीशन है। अब बात को यहीं से समझिएगा पूरी, ये पहले यहाँ था, अब ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ, ये कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ, ये कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ पहुँच गया होगा। अब बताइए ये कितना घूमा, तो मैंने कहा सर ये थीटा घूमा। तो अगर ये थीटा घूमा तो ये वाला पार्टिकल भी, आपने एंगल पढ़ा होगा, ये भी थीटा, ये भी क्या रहेगा आपका, थीटा। तो अब ये बात को समझिए यहीं से पूरी बात को कि सर अगर थीटा सेम है सभी का, बात देखो तो यहीं से क्लियर होगी। सर अगर सभी का एंगल सेम है, थीटा यानी जितना रोटेट किया वो सेम है, तो ओमेगा भी क्या रहेगा, सेम। सर अब देखो यही मैंने कहा था ना, टफ इसलिए बच्चों को लगता है, अब आधे बच्चे ही पकड़ ही नहीं पाए होंगे। सर थीटा सेम तो ओमेगा से क्या लेना देना है? अरे भाई ओमेगा बराबर, याद करो सर्कुलर मोशन, और ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ओमेगा सेम तो थीटा भी क्या है, सेम। तो सर ये तो बात समझ में आ गई, और बताइए क्या होगा? तो मैंने कर लो, अब आएगा असली मुद्दा, असली चीज़ अब आने वाली है। V बराबर ओमेगा आर,
देखो ध्यान से, v बराबर ओमेगा आर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो फिर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ना। अब बताइए अलग है, ओमेगा तो सभी का सेम है, ओमेगा तो सभी का क्या है, सेम है, लेकिन आर, आर की बात करिए, आर अलग है, समझिए, वी सबका, आर अलग, देखो सभी का आर क्या है, अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं ना, तो आर अलग है, तो अगर आर अलग है तो सभी का जो वी आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा, अलग, तो वी क्या आएगा, अलग आएगा, सिंपल सी बात है। और जिसका आर मैक्सिमम, ये भी बात को समझिए, जिसका आर मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब यही बात बच्चे समझ नहीं पाते, क्यों, ये सर्कुलर मोशन से रिलेट करता है। तो v बराबर ओमेगा आर होता है, ओमेगा तो फिक्स है, देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा नहीं चेंज हो रहा है, जो ज्यादा रेडियस पे रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सेक्शन नंबर 1 है, ये है आपका सेक्शन 1, 4 सेक्शन है, फुल डिटेल में कवर करेंगे इसको। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा शुरू होता है यहाँ से, सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन 1 यहाँ से शुरू हो रहा है बालकों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे वो समझने से पहले हम अपनी ये बात समझते हैं पूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्या डिफिनीशन है क्या डिफिनीशन नहीं है, ये सब बात की बातें हैं, है ना, पहले हम समझते हैं। चलिए फिर आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए ये आपको, ये मैंने बॉडी लिया और फिर वही कहानी अपनी पूरी कि ये बॉडी के अंदर जो है, अंदर से इनसाइड, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो है, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये घूम रही है, तो आप यूज़ करेंगे ओमेगा, सीधा ओमेगा यूज़ करेंगे, पहली चीज़, ठीक है। अब फिर वही बात है कि सर यहाँ पे भी पार्टिकल होंगे, बिल्कुल पार्टिकल होंगे। तो मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, और ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, इसको हमने माना m1। अब जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई अपनी एक रेडियस होगी, तो इसको भी हम, इसको मान लिया हमने क्या, r1, ठीक है सर। और फिर हमने कहा कि ये m2 एक पार्टिकल है, m2, ये भी कहीं ना कहीं ये तो जाके रिवॉल्व कर रहा होगा, ये रिवॉल्व कर रहा होगा, इसकी भी अपनी कोई ना कोई रेडियस होगी, ये आपको दिखाई नहीं देगी तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, ये r2 रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। तो मैंने कहा यार हाँ, m अलग है, r अलग हो सकते हैं, ओमेगा तो सेम रहेगा, फिर से वही बात होगी, अभी आपको जैसे दिखाया कि जो ओमेगा रहेगा, ओमेगा, ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सर। मास अलग हो सकता है, तो हमने कहा मास और रेडियस ये सेम भी हो सकते हैं और अलग, तो ये अलग हैं, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, अलग आएगी। तो आइए समझते हैं अब क्या है। सबसे पहली बात, अब ये रोटेट कर रहा है, नाच रहा है, याद करो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, या किसी भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो आइए निकालते हैं। तो हमने कहा सभी के एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो जितने पार्टिकल आपके पास हैं, तो हमने कहा चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फिलहाल है हाफ m1 v1 का स्क्वायर, बिल्कुल। दूसरा सर हाफ, अगर दूसरा है तो m2 v2 का स्क्वायर प्लस तीसरा अगर है तो हाफ m3 v3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम सबको ऐड करते हुए चले जाएं, ऐड करते हुए चले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक। तो ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है कि एक काम करते हैं, पुट करते हैं, क्योंकि हम ओमेगा ले रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा, पुट v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर को आपको पुट करना है, पुट, है ना। तो ये देखो, इसलिए बोल रहा था पिछला वाला यूज़ हो जाता है। चलो आइए पुट कर देते हैं। तो हमने कहा ये हाफ रहेगा, मास की जगह m1 रहेगा, ओमेगा सबका क्या है, सेम, तो ओमेगा तो 1 नहीं रहेगा, पहली बात तो क्लियर ये कर लो, ओमेगा सेम है, तो ओमेगा r की जगह r1, और पहला, ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है r1, और ये पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, फिर से भाई v2 की जगह ओमेगा तो क्या रहेगा, सेम, फिर क्या आ जाएगा r2, उसका अपना स्क्वायर प्लस हाफ, और ये आ जाएगा आपका m3, और ओमेगा तो सबका क्या है, सेम, तो आपका क्या आ जाएगा r3, इसका स्क्वायर प्लस, आप इस तरीके से करते जाइए पूरा का पूरा। अब यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, सर हमें नज़र आ रहा है सभी के अंदर कि कॉमन ले लीजिए, किसको कॉमन ले लेते हैं,
तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि हम हाफ को और सभी में ओमेगा, हाफ और ओमेगा को ले लो कॉमन, को कॉमन ले लो ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। डायरेक्ट फार्मूला लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, को कॉमन लो। जैसे ही हमने इनको कॉमन लिया, आप ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू हाफ ओमेगा आ गया है क्या, कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा है पूरा, ध्यान से देखिए, m1 है ना, और r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से पूरी कहानी चलती चली जा रही है। तो आप अब देखो होता क्या है ना, कहानी ये पूरी जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, इस पूरे टर्म को, बात को समझिएगा तब आपको पूरी बात समझ। इस पूरे के पूरे जो आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा हमारा एक टर्म है, बड़े लोगों ने इसका एक नया नाम दिया, एक नया नाम, इस पूरे टर्म का एक नया नाम दिया। बड़े लोगों ने इस पूरे टर्म का एक नया नाम दे दिया, और वो क्या दे दिया, आई। आई अब समझना, अभी थोड़ी देर में आई अगर उन्होंने नाम दे दिया, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है, समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आई है टोटल, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है टोटल, वो कितनी आ गई है, वो आ चुकी है हाफ, है ना, और ओमेगा स्क्वायर और आई, है ना। इस तरीके से हमारी पूरी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी वाली पूरी। तो इसी का नाम है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं अगर अब लिखूं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समेट के लिखूं, हाफ आई पहले कर देता हूं, उसके बाद क्या बता देता हूं, ओमेगा का स्क्वायर। देख लो, ठीक है ना। तो ये पूरी यानी हमारे बड़े लोगों की तरफ से ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। बात समझ में आई? ये हमारे बड़े लोगों ने एक नया नाम दिया है सबका, उसका है आई। आइए इसको तुलना करते हैं, समझते हो ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तुलना करना, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम तुलना करते हैं, तब आपको पूरी बात और समझ में आएगी। आइए तुलना करिए, इस बात को तुलना कीजिए, तुलना करो, तौलना नहीं है भाई साहब, तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या सर, आइए देखते हैं। हमने कहा ट्रांसलेशनल मोशन अभी शुरू में आपको बताया है, जो हम सीधे चलने की बात करते थे, अपना जो पूरी क्लास 9 समझ लेना, ट्रांसलेशनल। तो हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं और एक तरफ रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो आपको एक बात बहुत अच्छी समझ में आए, रोटेशनल मोशन, दोनों में एक बात समझ में आएगी बहुत प्यारी सी, तो आपको आगे पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आप बचपन से पढ़ के आए हैं, काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हाफ mv का स्क्वायर, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है सर हाफ, अभी आपने बताया, आई ओमेगा का स्क्वायर। ध्यान से देखना दोनों में क्या आपको सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी नजर आ रही है। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ v स्क्वायर है, इसकी लीनियर वेलोसिटी, यहाँ इसकी एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे है मास और यहाँ पे क्या है, आई। यहाँ पे है मास, यहाँ पे है आई। तो अब इस बात को हम अलग से कर लेते हैं। लो भाई साहब, ये तो कुछ मज़ेदार हमको मिलने वाला है। इसका मतलब जो काम मास का यहाँ है वही काम आई का यहाँ है। तो आपको समझिएगा, जो काम मास का, जो काम अभी तक, जो काम मास का यहाँ, बात समझिए, जो काम यहाँ, यहाँ जो काम है क्या, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मतलब ट्रांसलेशन में, यहाँ जो काम क्या है मास का, वही काम यहाँ किसका है, आई का, आई का। तब जाके आप समझ पाओगे रोटेशन आसान कैसे बनाया जा सकता है। चलो कैसे, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। भाई नहीं समझ में आएगा तो आइए एग्जाम्पल से आपको बातें समझाते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल से आपको ये इसलिए डायग्राम वगैरह लेकर आए हैं, पूरा तैयारी के साथ आए। चलिए, ये है आपकी चेयर, ये एक कुर्सी है और ये लोहे की अलमारी है। इनिशियली क्या है, आपस में रेस्ट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों को, इनिशियली आपस में, बहुत ध्यान समझिएगा तब आपको पूरी बात ये समझ में आएगी। चलिए, ये दोनों क्या हैं, इनिशियली, स्टेप नंबर 1 देखिए, मैंने कहा ये दोनों इनिशियली, ये दोनों हाँ इनिशियली हैं रेस्ट पर, बिल्कुल सही बात है सर। और अगर इनिशियली ये सब हैं रेस्ट पर तो इनका मोमेंटम कितना है भाई साहब, मोमेंटम है 0 भाई साहब, पता है ना,
रेस्ट पे मोमेंटम P बराबर mv, अरे भाई भूल गए क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यानी P बराबर क्या होता है mv, मास तो है लेकिन वेलोसिटी या स्पीड नहीं है, यानी वेलोसिटी मानो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या है 0। अब मुझे चलाना है 10 मीटर स्पीड से, तो पहली बात ये लिख दिया। नाउ हमें क्या करना है, चलाना है, तो सीधी सी बात है हमें इनको चलाना है, हमें इन्हें क्या करना है, चलाना है। और चलाना है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से इनको चलाना है। तो सबसे बताइए ज़्यादा फोर्स किस पर लगेगा, 10 मीटर से इनको चलाना है और दोनों की स्पीड क्या सेम है, तो आपको ये बताना है ज़्यादा फोर्स किस पर। सीधी सी बात है, ज़्यादा फोर्स किस पर लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार सिंपल सी बात है, ज़्यादा फोर्स लोहे की अलमारी पर। तो आंसर क्या देंगे, आंसर क्या देंगे, अलमीरा पर। लोहे की अलमीरा है ना, तो हमने कहा लोहे की जो अलमीरा है उस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वाई, अलमीरा पर वाई। तो हमने कहा एक जवाब दीजिए, व्हाट इज़ द वाई, इतना ज़्यादा क्यों, हमें अलमीरा पे ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा। तो फिर से एक आंसर आया कि भाई साहब मास ज़्यादा है, मास क्या है, ज़्यादा है। अच्छा सर, ये क्लास 9th में तो हमने पढ़ा था मास ज़्यादा है, और अगर मास ज़्यादा है तो चलने का अपोज करेगा ज़्यादा, मास ज़्यादा है तो चलने का ज़्यादा अपोज करेगा, है ना, चलने का ज़्यादा अपोज करेगा। आई थिंक इसे ही कुछ कहते थे, तो हमने कहा इसे ही कहते थे इनर्शिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, मतलब क्या है कि इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी पूरी, कि क्या कर हम लोग किस लिए लेकर आए थे चेयर। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं छोटा आप कर देता हूँ, बड़े डायग्राम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए, तो ये हमारा डायग्राम पिद्दू सा छोटा सा हो गया, ओके ठीक। तो ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ इसको अलमीरा को चलाना ज़्यादा है क्योंकि ये चलने का ज़्यादा अपोज करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मास होता है। आइए अब इस लोहे के दरवाजे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लोहे की दरवाजे की बात कर लेते हैं। इस वो भी छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा नहीं। चलिए, ये है लोहे का डोर, इसको घुमाना है। चलिए, तो मैंने इस डोर को मैंने लिखा कि भाई साहब इस डोर को मुझे घुमाना है ना। आप अपने घरों में रोज़ डोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो मैंने कहा ये डोर हमें क्या करना है, घुमाना है। तो बताइए क्या चाहिए। तो अब तुरंत, हालांकि आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन नाम सुना होगा क्लास 9th में, तो खाली ऐसे इसे मुझे घुमाना है, तो मुझे टॉर्क चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। बहुत ध्यान से अभी बात को समझिएगा। तो आपको ये सेक्शन नंबर 2 है, अभी इसको लिंक करना है, हल्का सा बता रहा हूँ खाली समझिएगा। हमें घुमाना है तो हमें क्या चाहिए, टॉर्क है। अब कुछ लोग कहेंगे सर फोर्स भी तो लगना है, तो सिर्फ फोर्स से दरवाज़ा नहीं, नॉट ओनली फोर्स, टॉर्क में ही फोर्स है, टॉर्क चाहिए, नॉट ओनली फोर्स। बात को समझिए, नॉट ओनली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ इट इज़ पॉसिबल। चलिए एक बात समझता हूँ, ये जो आपका ये देखो ध्यान से, इस दरवाजे को ध्यान से देखो, ठीक है ना। दरवाज़ा आप ओपन कहाँ से करते हो, तो हमने कहा सर दरवाज़ा जो हम ओपन करते हैं, यहाँ से हाथ है, हाथ लगाया, यहाँ से ओपन किया पकड़ के, तो आराम से ओपन हो जाता है। तो एक काम करिए, आप यहाँ से फोर्स लगाइए, आप यहाँ फोर्स लगाइए, आप यहाँ फोर्स लगाइए और दरवाजे को ओपन करिए। कितना भी फोर्स लगा लेंगे, कितना भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा, दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। अब कहानी समझ में आ गई, दरवाज़ा ओपन नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। तो दरवाजे को हमें क्या करना है, घुमाना है, तो उसके लिए फोर्स नहीं है ना, टॉर्क चाहिए, नॉट ओनली फोर्स। और टॉर्क में ही फोर्स होता है, अभी बाद में आपको पता चलेगा। तो एक चीज़ को आपको यहाँ से क्लियर होगा कि अगर चलाने के लिए क्या चाहिए, समझिए ध्यान से। हम कहते हैं जो हम क्लास 9th में या अभी तक चैप्टर में पढ़े हैं, तो हमें अगर चलाने, कोई चीज़ चलाना है, कोई चीज़ का करना है, चलाना है, तो जो चलाने के लिए चाहिए वो चाहिए फोर्स, ठीक है। चलाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो और घुमाने के लिए हमें चाहिए टॉर्क, क्या चाहिए, टॉर्क। तो घुमाने के लिए हमें चाहिए टॉर्क। तो ये बात भी क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा पहले, सेक्शन 2 में हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये पहली चीज़ बात है, तो 2 बात क्लियर हो गई पूरी, ठीक। चलिए यहाँ पे आते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा अलग करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ से फिर से बात करते हैं, चाहे इसलिए बताया ताकि आपको एक साथ पूरी बात क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, चलने का विरोध कौन करता है, अब यहाँ से बात को और अब अच्छे समझिएगा। चलने का अपोज कौन करता है, चलने का अपोज कौन करता है,
तो हमने कहा सर अभी आपने बताया कि जो चलने का अपोज करता है वो करता है मास। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि जो चलने का अपोज करता है वो करता है मास, जिसे हम सिंपल टर्म में बोल देते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और बताइए घूमने का विरोध कौन करेगा, है ना। हालांकि कोई नहीं करता है, आपको घूमना टहलना बहुत पसंद है, बट वो घूमने की बात नहीं हो रही है। घूमने का अपोज, तो बस बात खत्म हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से चैप्टर क्लियर होगा, तब जाके आपको बात समझ में आ गई। डायरेक्ट डिफिनीशन रट लेंगे तो फायदा क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चलने का अपोज करता है मास, तो घूमने का अपोज कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देता हूँ। एक डोर है, डोर, यही दरवाज़ा लोहे का डोर। तो एक दरवाज़ा आपके पास है खिलौने वाला, डोर, समझ कहाँ भाग जाते हैं बार बार, ओके। एक डोर आपके पास है जो टॉय वाला है, टॉय, टॉय वाला, है ना। एक आपका डोर है जो वो घर का है ना, जो अपने घरों में लगा होता है। और एक आपका डोर है किसका, जो किले का डोर होता है, आसपास या मूवीज़ में देखा होगा, एक डोर है किले का। अब सिर्फ आपको बताना है किसको घुमाना सबसे ज़्यादा टफ होगा। तो हमने कहा इसको घुमाना सबसे ज़्यादा टफ है, इसको घुमाना क्या है, घुमाना टफ है ना। किले का दरवाजे को कई कई लोग नहीं तोड़ पाते थे, है ना, या इंस्पेक्टर दया एक ही बार में तोड़ देते हैं। तो घुमाना क्या है, टफ है, वाई, है ना। तो हमने कहा इसका मास ज़्यादा है, वाई। तो हमने कहा यार घुमाना टफ इसलिए है कि इसका मास क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको घुमाना ज़्यादा। चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रोटेशन, तो हम मास की बात ना करके हम क्या कहते हैं, जो बेहतर वर्ड है, इसमें मास तो खुद आएगा अभी, तो हमने कहा जो बेस्ट वर्ड है, बेस्ट, बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है कि जो आई है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद रख लो आई, हम आई बोलेंगे सीधा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या है, ज़्यादा। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास खुद ही है। अब देख लो, अब ये आपको थोड़ा सा ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक ये आपको इमेजिनेशन नहीं होगा, तब तक फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इमेजिनेशन अब क्लियर हो गया होगा, आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं निशान लगा देता हूँ ताकि क्लियर है कि हाँ भाई साहब यहाँ से घुमाते हैं, और यहाँ से अगर आप घुमाएंगे, यहाँ से पकड़ के, तो घुमा नहीं पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम इन दोनों भाई साहब ट्रक को लेकर, ज़्यादा ही नीचे चले गए थे, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इस ट्रक को यहाँ पे। इमेजिनेशन, अब खाली इमेजिनेशन समझना, तुम इमेजिन करना, इसलिए मैं डायग्राम पहले से बना के लेकर आया हूँ, है ना, ताकि इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। इमेजिन करिए सारी चीज़ों को, तो आपको मज़ा आएगा अभी। ये है इमेजिनेशन, फिर देखना तुम्हें कैसे टफ लगता है चैप्टर। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ इमेजिनेशन। तो ये बात को है आपको इमेजिनेशन, इसलिए डायग्राम के साथ लेकर आया हूँ। बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, सामने होते तो और मज़ा आता, बट ठीक है, इमेजिनेशन आपको करना है। ये एक ट्रक है, ये एक टॉय वाला ट्रक है, ये आपको दिख ही रहा होगा, हालांकि बहुत सारे लोग इसको भी नहीं जान पा रहे होंगे। तो ये आपका टॉय वाला ट्रक है, और ये ओरिजिनल ट्रक है, असली है ना, रियल, ये आपका रियल ट्रक है। ठीक, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों ट्रक हैं, इसको भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड से चलाना है, और ये जो आपका ट्रक है, इसको भी सेम स्पीड है दोनों की, 10 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन खाली करिएगा। अब सबसे पहला बताइए किस ट्रक को रोकना मुश्किल है। हमने कहा वेलोसिटी तो सेम है ना। तो पहला स्टेप क्या कर दिया कि भाई साहब देखिए, वेलोसिटीज़ क्या है, सेम है, वेलोसिटी क्या है, सेम है, v सेम है। नंबर 2, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, नंबर 2, किस ट्रक को रोकना मुश्किल है, किसको रोकना मुश्किल है। पूरी बात को समझिए, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वरना किसको रोकना मुश्किल है, किसको रोकना मुश्किल है। ठीक है, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि सर जो है ये जो हैवी ट्रक है, इसको तो हम टॉय को तो उंगली से रोक देंगे, है ना, लेकिन ये जो हैवी ट्रक है इसको रोकना तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने कहा ये रोकना मुश्किल है, रोकने के लिए क्या चाहिए, किसको रोकना मुश्किल है ना। हमने कहा रोकने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो हमने कहा रोकने के लिए चाहिए फोर्स चाहिए,
बिल्कुल सही बात है सर, रोकने के लिए फोर्स चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बात है, रोकने के लिए फोर्स चाहिए। और फोर्स होता क्या है, हमने कहा सर हम तो चैप्टर नंबर जो भी थर्ड फोर्थ पढ़ के आए हैं, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स चेंज इन मोमेंटम होता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई यहाँ सर, फोर्स चेंज इन, फाइनली दोनों रुक गए हैं, अब आपको रोका जा रहा है ना। चेंज इन मोमेंटम किसको रोकना मुश्किल है, रोकना मुश्किल का मतलब जो पी फाइनल है, वेलोसिटी फाइनल, देखिए ध्यान से, ये तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, वी फाइनल क्या है, हो चुके हैं ज़ीरो। तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम, वी फाइनल क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो ये वी फाइनल ज़ीरो है, तो इसका जो है पी फाइनल भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। पहली बात तो ये पूरी बात हो गई, फाइनली दोनों रुक गए हैं, फाइनली, है ना, तो ये तो बात हो गई, फोर्स चाहिए, फाइनली रुक गए हैं पूरे के पूरे। तो हमने कहा कि जो इनिशियली जो है ट्रक है, इनिशियली ट्रक का पी ज़्यादा है इनिशियली। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आते हैं, पॉइंट नंबर 3, इनिशियली किसका पी ज़्यादा है, इनिशियली जो रियल ट्रक है, रियल ट्रक, तो अब इनिशियल की बात कर रहे हैं, पूरी बात तो क्लियर कर लो। इनिशियल जो है रियल ट्रक है, उसका पी क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, बात समझ में आई, उसका पी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि मास क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये पूरी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला सर, यहाँ से व्हाट इज़ द मीनिंग, अब आपने क्या बताना चाहते हैं। तो हमने कहा सुनिए, सिंपल सी बात है, जो हमारे लिए कंक्लूजन का पॉइंट है वो ये है कि चलते हुए को रोकना है या रुके हुए को चलाना है। सुना ध्यान से, चाहे आपकी बात करें, चलते को रोकना है, ध्यान से समझिएगा, चाहे आप कह रहे हैं कि जो चल रहा है, ट्रक चल रहा है, उसको क्या करना है, रोकना है, या आप कह रहे हैं ये ट्रक जो है रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुके को चलाना है, रुके को चलाना है, दोनों बात हैं, चाहे जो बात करवा लीजिए, दोनों बात हैं, दोनों बात। इसके लिए हमें फोर्स चाहिए, अभी आपको पूरी बात है, ट्रक वाला बिना फोर्स के तो रुकेगा नहीं, फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, बिल्कुल ये भी बात समझ में आ गई सर, फोर्स चाहिए पूरी की पूरी। और अगर फोर्स चाहिए तो हमने कहा अगर जिसका ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा फोर्स चाहिए, बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ से इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ता है, इसलिए इतना ध्यान आपको दिला रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा मास तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पूरा लिंक हो रहा है, ज़्यादा फोर्स चाहिए, बस खत्म। इसी अब आ गए अपने कंक्लूजन पे, रोटेशन में घुमाने के लिए आ गए ना मुद्दे पे, आ गए रोटेशन पे भाई साहब, ऐसे थोड़ी, अब कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं, रोटेशन में घुमाने के लिए, बस क्लियर हो गया, रोटेशन में घुमाने के लिए, यहाँ पे चला रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, घुमाने के लिए या रोकने के लिए, बात एक ही होगी, चाहे तो अभी हम घुमाने के लिए, रोटेशन में घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, वो यहाँ फोर्स चाहिए होता है, यहाँ क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, इसलिए पूरी बातें क्लियर कर दी थी वहीं पे, टॉर्क के बारे में बाद में पढ़ना है, टॉर्क चाहिए, आई ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, अब यही बात खुद यहाँ पे बस क्या था, मास, तो हमने कहा यार यहाँ टॉर्क में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो यहाँ देखो, वहाँ मास, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर आई ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, तो भाई साहब टॉर्क ज़्यादा, तो क्या होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा, टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा, बस खत्म। अब आपको समझ में आ गई, अब आप पढ़िए डिफिनीशन अब पढ़ाऊंगा, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस, कितना वो रेजिस्ट करता है, क्या, टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, तो चेंज वहाँ लीनियर इनर्शिया में, यानी हाउ डिफिकल्ट, देखो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टार्ट और स्टॉप, कितना डिफिकल्ट है रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब आप पढ़िए अच्छे से कि जिस तरीके से, समझिएगा, जिस तरीके से मास अपोज करता है चलने का, इसी तरीके से घूमने का अपोज कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं, यहाँ से पूरी बातें खत्म, अब स्टार लगा लीजिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं क्या क्या है। तो
हमने कहा देख लेते हैं, ये एक एक्सिस है, सबसे ज़्यादा स्टार, ये घूम रहा है। जब भी ऐसा निशान आए तुरंत समझ लीजिएगा रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपका कोई मास है, कोई मास है, इसे मैंने मान लिया m, ठीक। और ये इस तरीके से ऐसे पूरा घूम रहा है, ठीक। चलिए, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, ठीक। कम से कम फिर बोल रहा हूँ, ये जो अभी बता रहा हूँ i, तो ये फिर से बोल रहा हूँ स्टार, ट्रिपल स्टार, 10 स्टार, 50, 100 भी, जो भी आपको लगाना हो तो और यहाँ पे लिखता हूँ आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, अभी आपने देख ही लिया था, मास इनटू, ये ना भूलिएगा, परपेंडिकुलर दूरी, ये है परपेंडिकुलर, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ इस पर, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। बस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है। कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, 100 बार यूज़ होगा, मिनिमम 100 बार। फिर बोल रहा ना कम से कम कितनी बार यूज़ होगा, 100 बार यूज़ होगा। चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं, तो सभी को पता ही होता है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया, तो हमने पहले ही बोला था आपको डिराइव करते हुए ही, देखो लो यहाँ पे डिराइव जब कर रहे थे कि बड़े लोगों ने इसका नाम दे दिया, देखो m1r1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब मास इंटू आर का स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कहानी समझे, तो ये परपेंडिकुलर दूरी पर ध्यान देना है। तो फिर बोल रहा हूँ कम से कम 100 बार यूज़ करूँगा, कम से कम 100 बार। चलो सबसे पहली बार यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ ताकि हाँ आपको बातें पता चल जाएं। तो हमने कहा देखिए सबसे पहली बात ये है आपकी क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है। यहाँ पे आपको 2 पार्टिकल आपको दिए हुए हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे है, देखिए एक पार्टिकल यहाँ पे है आपको दिया हुआ है, जो है 2 kg का, 2 kg का है। और एक पार्टिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कितने का है, 3 kg का है, 3 kg का है। और इनके बीच में आपको दूरी दी हुई है कितने मीटर की, 5 मीटर की, ठीक, 5 मीटर की दूरी। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, आई निकालते हैं, और सभी का जितने पार्टिकल है उनका निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो निकालिए आई बराबर, हमने कहा सर पहले वाले का मास और परपेंडिकुलर दूरी, बहुत ध्यान समझिएगा, पहले वाले का मास तो बताइए 2 kg, तो हमने कहा सर ये 2 kg, बताइए दूरी, बताइए दूरी, दूरी जहाँ से रोटेट कर रहा है वहाँ से दूरी, फिर कंफ्यूज ना होइए, ये जो परपेंडिकुलर दूरी है वो कहाँ से है, ये यहाँ से, जहाँ से वो रोटेट कर रहा है ना, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जो ये परपेंडिकुलर दूरी है वो कहाँ से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना। तो AOR ऐसे लिखता हूँ, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हमने कहा ये जो परपेंडिकुलर दूरी दो यहीं से रोटेट कर रहा है, तो दूरी कितनी हो गई, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस अगले वाले का मास कितना है सर, अगले वाले का मास है 3, और इसकी दूरी कितनी है, देखो 5 का स्क्वायर, तो ये, तो यानी ये आपका आ जाएगा आई बराबर 0 प्लस, नहीं सॉरी लिख सकते हैं 0 बराबर 25 तियाँ 75, तो ये टोटल आ जाएगा आई इज इक्वल टू 75 kg मीटर स्क्वायर। यानी एक बात आपको तय हो गई, अगर एक्सिस पे कोई है तो उसका क्या हो जाएगा, 0। तो हालांकि आप लिख भी सकते हैं कि अगर एक्सिस से दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी, तो हमने कहा अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको भी कहीं ना कहीं अगर मन कहे तो आप वो जो है ऐड कर सकते हैं, अगर जिस किसी का भी तो डायरेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बन जाए, हाँ ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो पॉइंट ये हो गया 1। चलिए 2 वाला कर लेते हैं, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी, 2 पूरी बात। चलिए सबसे पहली और अच्छे से इसको समझते हैं, जो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। 2-3 क्वेश्चन, ये देखो, ये है आपका फिर से वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बार जो मैंने रॉड आपको दिया है, इस बार जो आपको दी गई है वो दिया हुआ है इस तरीके से, किसी ना किसी थोड़ा सा एंगल पे। तो ये एक एंगल दे दिया है थीटा,
और यहाँ पे इस बार इन्होंने कर दिया है, देखो ये ध्यान से, ये है आपका m1। अब फिर से वही है, अरे सर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, वहीं पे मौजूद है, इसका मतलब इसका 0 होगा। लो जी, पहले ही हमने कैच कर लिया कॉन्सेप्चुअली। अब ये है 2। सबसे पहली गलती देखो क्या होगी, मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहली गलती तो मैंने यहाँ पे लिखा I, मैंने यहाँ पे लिखा I, तो मैंने लिखा m1, ऐसे लिखा m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो 0 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने लिखा m2, ठीक। और इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ दी हुई है ए, यहाँ से लेंथ दी हुई है, ठीक। ये रुको रुको रुको, यहाँ से लेंथ दी हुई है l, ये ऐसे लंबी सी रॉड है, l लेंथ की रॉड है। तो मैंने लिखा अच्छा l लेंथ की रॉड है तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर बोल रहा हूँ सबसे पहले हमारे बच्चे ही सबसे, हाँ अरे बहुत आसान है सर, गलत। सीधे बताओ, ये तो सही है, ये हिस्सा क्या हो गया है आपका गलत। क्यों? आपसे उसने परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो हमने कहा यहाँ पे जो दूरी हमको चाहिए परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। यही गलती होती है बस, और कुछ नहीं। तो सर परपेंडिकुलर दूरी कैसे लेकर आए, तो हमने बहुत पहले आपको पढ़ाया है। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको तिरछा मिर्छा कुछ भी दिया जाए, हमेशा क्या करना होता है कंपोनेंट, हमेशा क्या करना होता है कंपोनेंट, हमेशा कंपोनेंट करना होता है। तो सर कर दीजिए कंपोनेंट। हमने कहा ठीक है। एक देखो ध्यान से, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा। दोनों क्या होंगे, देखो ये जहाँ से बनता है तो ये कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, जहाँ से दूसरा वाला क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा एल। अब बताओ इसमें से परपेंडिकुलर वाली दूरी कौन है, तो हमने कहा सर एल साइन थीटा परपेंडिकुलर दूरी है, एल साइन थीटा। यही क्या है देखो 90 डिग्री, ये दूरी क्या है परपेंडिकुलर, तो एल साइन थीटा ही क्या है परपेंडिकुलर दूरी है। सर यही क्या है परपेंडिकुलर दूरी है, यही क्या है परपेंडिकुलर दूरी है। बस खत्म कहानी। जैसे सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी, तो पहला तो 0 हो ही चुका था सर, पहला तो क्या हो चुका था m1 वाला 0 हो ही चुका था, प्लस m2 l साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी जो I बन जाएगा, आप रट भी सकते हैं, अलग ज़रूरत नहीं है, m2 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो बन गया। तो जब तक ऐसे इमेजिनेशन नहीं आएगी तब तक नहीं मजा आएगा। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। तो ये ट्रायंगल हम एक ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, और ठीक एक ट्रायंगल हमने किया कॉपी, ठीक है कॉपी किया ट्रायंगल। चलिए ठीक, ये हमने लिया आपका इक्विलेटरल, तो इसलिए मैंने लिखा ताकि पूरा शेप हमारा मेंटेन हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एल होती है, ये बात दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं इसको लेते हैं थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए तो हमने ले लिया यहाँ से, अच्छा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें लेना है, चलिए यहीं से ले लेते हैं। ये हमारी समझिएगा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा चल जाएगा। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मास रखा हुआ है, ये देखो ध्यान से, एक मास यहाँ रखा हुआ है m, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी क्या है m, और एक मास यहाँ पर रखा हुआ है m। तो जब भी फिर बोल रहा हूँ, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेगा तो लेंथ क्या लेना है l, था ना। इक्विलेटरल है तो मसला नहीं, एक लेंथ मान लेता हूँ यहाँ पे, ये है l, सबकी l। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ क्या है रोटेशन है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिया जाए, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी से पहले उसकी दूरी पूछो, सभी से पहले उसकी दूरी पूछो। दूरी तो हमने कहा कि सर दूरी तो बड़ा आसान है, दूरी बड़ा आसान है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चूंकि ये बीचों बीच है, ये l/2 होती है ना। देखो सभी को पता होता है ये वाली दूरी क्या होती है l/2, ये भी क्या होगी l/2। तो जो परपेंडिकुलर दूरी लेंगे ये वाली, ये जो दूरी लेंगे, ये जो दूरी लेंगे इस मास से इस रोटेशन की, वो भी क्या लेंगे l/2 जो परपेंडिकुलर है।
तो बस परपेंडिकुलर दूरी का ध्यान देना है। इससे परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ 0, तो हमने कहा यहाँ परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई, यहाँ परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई 0, यहाँ परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई, परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी L/2 + L/2 यानी L। देख लो परपेंडिकुलर दूरी की। अब बस लिखना बाकी है, तो हमने कहा सबका लिखना स्टार्ट करते हैं। I बराबर सर पहले का मास ये वाला ले लो, और दूरी कितना है सर 0, ख़त्म। दूसरा ऊपर वाला ले लेते हैं, यहीं वाला M, सर इसकी दूरी क्या है L का स्क्वायर, दूसरे वाले की सर मास इंटू L/2 का स्क्वायर। बस ऐड करना है सभी को। I बराबर है ना, अगर ध्यान से देखो ml² सब में कॉमन हो जाएगा, 1 + 1/4 यानी आप ऐड कर लीजिएगा 5/4 ml का स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, ये पूरी कहानी है। चलिए, तो ये आपको मेरी समझ से बहुत सारी बातें समझ में आ गई, बहुत सारी बॉडीज़ का पढ़ना है। हाँ, अब जो क्वेश्चंस हैं पहले उनके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने होंगे। तो यहाँ पे हेडिंग एक डाल देता हूँ, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। बिना इनके नहीं हो पाएगा, हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए इन रिजल्ट को हम याद ही कर लेंगे। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद ही रखने हैं, कोई इफ कोई बट नहीं। पहले इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ। चलिए, हाँ हमारे भाई लोग आ गए हैं, ठीक है। चलिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे पूरे सिलेबस में बार बार ही आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इसकी लेंथ क्या होती है, सभी को ये बात पता है, नहीं पता जिनको उनको फिर से एक बार बता दिया जाए। देखो इनकी लेंथ क्या होती है, ये है लेंथ L, तो बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये है लेंथ L, ये भी ये है लेंथ क्या है आपकी L, ये भी लेंथ आपकी है L, ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना होता है ऊपर से नीचे ये जो पूरी हाइट है, मेन मुद्दा इसका है, ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ से लेके जो ये वाली हाइट पूरी होती है, ये कितनी होती है, ये आपको बताना है। बहुत सारे बच्चों को याद होगी, जिनको नहीं याद है उनके लिए देख लीजिए, √3, समझिएगा ये जो पूरी ये हाइट मैं आपको बता रहा हूँ √3L, इसलिए घोट के पी जाना है L/2, √3L/2, ये इसकी हाइट आपको याद रखना है। ऊपर से जो ये इसका सेंट्रॉइड होता है, जो आप कहते हो ना बार बार, ये यहाँ सेंटर कह लो, सेंटर से जो ये दूरी होती है चारों किसी भी तरफ, सेंटर से ये जो दूरी होती है, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, एनी वन दूरी होती है, वो होती है L/√3। ये आपको याद रखनी है, बार बार यूज़ होगी, L/√3 ये यूज़ होगी। दूसरा, डायगोनल से डायगोनल तक, ये ना ये क्या है आपका स्क्वायर है, तो चाहे इस डायगोनल से इस डायगोनल, तो चाहे इस डायगोनल से चाहे इस डायगोनल, ये जो दूरी होती है वो होती है √2L, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो सेंटर से दूरी है, यहाँ पे जो इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी है वो L/√2, ये इसका सेंटर होता है, ये भी सही है, ये होता है L/√2, ये नहीं भूलना है। और ये आपको हेक्सागन है, हेक्सागन की जो साइड दी होती है वो हेक्सागन की साइड A दी होती है, पूरी साइड A। तो यहाँ जो इनका अपना सेंटर होता है, यहाँ कमाल की बात ये है, सारी ही साइड, कमाल की बात है ना, यहाँ पे ये जितनी साइड आपको दिखेंगी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, एवरीथिंग, हर साइड आपको A। और अगर आप ध्यान से देखें, इनमें डॉट डॉट बना के देखें अगर ध्यान से, ये एक जगह मैंने जो 12th में क्वेश्चन करा, ये अभी देखो ना ध्यान से, क्या क्या नज़र आएगा, खाली ये देखना क्या नज़र आने वाला है आपको, सिर्फ खाली देखिएगा क्या नज़र आने वाला है। वेट, ये क्या नज़र आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन जिसे बोलते हैं हम, हेक्सागन। तो हेक्सागन हम बोलते हैं, हेक्सागन जो होता है भाई साहब, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये से इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 हैं टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये स्क्वायर है। अब ये याद होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस
हेल्प मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। जैसे कितने क्वेश्चंस हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, रुकिए जस्ट एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और कॉपी, ओके कॉपी। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कई सारे क्वेश्चन, ताकि आप अटेम्प्ट इनको करके आओ और उसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा पट से। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इस बार सुनिए ध्यान से, इस बार जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको इस कलर से लेता हूँ, इस बार जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से पास हो रही, ऐसे आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, और मास रखे हुए हैं ये आपको एक m यहाँ पे, एक m यहाँ पे रखा हुआ है, और एक m कहाँ रखा हुआ है आपका, यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 विजुअलाइजेशन के बिना नहीं हो पाएगा, फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिर बोल रहा हूँ, बिना विजुअलाइजेशन के नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, एक्सिस, अरे यार एक मिनट, एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है, इसी को शॉर्ट बनाना है, इसको मैं बताऊंगा। थ्रू सेंटर, सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर से पास हो रही है और प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में शो करना चाहूँ तो डायग्राम में कैसे, देखिए ये मास यहाँ पे, वही ये मास यहाँ पे, और एक मास कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक। लेंथ L है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इस बार ये कह रहा है कि जो एक्सिस पास हो रही है वो एक्सिस पास हो रही है ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और ये एक्सिस जो है यहाँ से फिर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ठीक, और क्या हो सकता है, ये वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से, अब आपको एज्यूम करना है, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। या एक्सिस आपको दिखा रहा है ऐसे, और जब भी कोई ऐसे बात आए इसका मतलब क्या है, अंदर बाहर। तो एक तो ये हो गया, तो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया, उसके बाद यहाँ जगह छोड़ के क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, और आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। 6 में ये मैं उठा ले रहा हूँ, ओके समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, जो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है वो आपको ये दी हुई है ना, अलग कलम से, ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है, और साइड नहीं दिया है तो इसका मतलब कितना मानना होता है, L। बात समझ में आई? ये एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास आपका यहाँ पर है, और एक मास यहाँ पर, अच्छा साइड दे देंगे, एक मास यहाँ पे है, ठीक। तो इसको मैं मानता हूँ ये है 1 kg का, 1 kg, ये आपका है 2 kg, ये आपका है 3 kg, और ये आपका है 5 kg, 5 kg। इनके बीच की जो दूरी है वो है ये वाली, स्क्वायर है तो 2 मीटर है ना, चूँकि ये स्क्वायर है तो ये कितना है, 2 मीटर है। इस बार जो इस वाले क्वेश्चंस में जो मास आपको दिया है, इस मास को m ही मानते हैं, चलो ये है m, और ये है m, ये भी आपका है m, और ये भी आपका है m, ठीक, ये भी आपका m है। लेंथ आपको l दी हुई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको बता देता हूँ, एकदम आपकी बीचों बीच, सेंटर से ये आपका बीचों बीच,
तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहाँ से L/2 यानी एकदम से समझ लो बीचों बीच है, L/2 दूरी पे है, तब आपको निकालना है। कहानी समझ में आ गई। हाँ गया कि और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आएंगे। ये 2 क्वेश्चंस ये हो गए हैं एक्सिस, और कितने हैं, 1 मिनट, और एक और कर लेता हूँ, एक और लास्ट, कॉपी पेस्ट। चलिए एक लास्ट और इसी में कर लेता हूँ ताकि एक साथ इसके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। फिर से वही है, इस बार फिर से आपको 4 मार्क्स दिए हुए हैं। बस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है वो देखिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी पास हो रही है आपके डायगोनल से। एक मिनट, डिक्टो डायगोनल से ही पास करवानी है भाई। इस बार हुई सही। चलिए तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपके डायगोनल से पास हो रही है। और फिर वही कहानी कि मास एक आपका यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे आपका मास क्या है m है, और यहाँ पे आपका मास m है, और लेंथ कुछ भी ना दी जाए तो क्या मानते हैं हम, L मानते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं पूरे, ठीक है ना। तो बाकी और भी जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे 3 और ये 4 आपके हो गए, जो भी और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।